नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। आपके किताब का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरे अध्याय को पढ़ने के लिए आप लोग ग्राफ पेपर की व्यवस्था कर लीजिएगा ताकि हम उसे ग्राफिक विधि से समीकरणों को हल करना सिखा दें। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण की बात की जाए तो हमने जो बहुपद पढ़ाया था आपको, कोई भी बहुपद लिख लीजिए। मान लीजिए कि x² - 5x + 3 बहुपद को जब हम 0 के बराबर कर देते हैं तब वह समीकरण बन जाता है। ठीक है, किसी भी बहुपद को जब हम बराबर 0 के लिख देंगे तब वह समीकरण कहलाएगा। और बहुपद की घात में जो घात 2 वाले होंगे वो द्विघात समीकरण कहलाएंगे। जो घात 1 वाले बहुपद होते हैं वे रैखिक समीकरण कहलाएंगे, या घात 3 वाले समीकरणों को हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। ठीक, परिभाषित रूप में हम इसको समझना चाहें कि द्विघात समीकरण क्या होता है तो जान लीजिए कि घात 2 वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। घात का मतलब होता है कि व्यंजक में अधिकतम घात जो होती है चर की, वही घात कहलाती है। इसको आप बहुपद में पढ़ चुके हैं कि घात क्या होती है। किसी भी समीकरण में जो चर की अधिकतम घात होती है, देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण में x3 है, x2 है और x1 है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ये आपको हम पहली क्लास में बताए थे। तो घात 3 वाले समीकरण त्रिघात समीकरण, घात 1 वाले समीकरण रैखिक समीकरण, या घात 2 वाले समीकरण द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, तो द्विघात समीकरण हम किसे कहेंगे? घात 2 वाले समीकरणों को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपके प्रश्नावली में पहली प्रश्नावली 4.1 में जो दिया गया है इनको देखिए। चलिए, तो पहले प्रश्न है आपका कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इसको आपको देख करके बताना है कि ये द्विघात है कि नहीं है। पहला प्रश्न जो दिया है आपका कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 × x - 3। तो हम समीकरणों को बिल्कुल सरलतम रूप में ले आकर के, सरलतम रूप में लिख करके देखेंगे कि उस समीकरण की घात 2 है कि नहीं। घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए इसको पहले हल करिए। x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x² + 2x + 1 इक्वल 2 × x - 2x - 3। ठीक, तो हमको आपको केवल यही घात 2 पर विशेष ध्यान देना है कि घात 2 है या उससे अधिक है कि उससे कम है। कहीं घात 2 आपको दिख रहा है क्वेश्चन में और सरलतम रूप में या कैलकुलेशन के बाद कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो देखिए x² है, कहीं कैंसिल नहीं होगा, तो घात 2 से बड़ी घात कहीं नहीं है, तो ये क्या है? आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न आपको दिया है कि x² - 2x इक्वल -2x इक्वल -2 × 3 - x। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। मैं तो वैसे ही आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि x² है यहाँ, और कहीं x² आएगा नहीं जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है? द्विघात समीकरण है। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में आपको दिया है कि x - 2 × x+1 इक्वल x - 1 × x + 3।
x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट कीजिए। x में x से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में प्लस 1 से x, माइनस 2 में x से गुणा करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 से प्लस 1 में माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पे आप बहुपदों का या व्यंजकों का गुणा भी देख लेंगे। x में एक्स स्क्वायर, x में x का गुणा होगा एक्स स्क्वायर, x में 3 का गुणा होगा 3x, माइनस 1 में x का गुणा माइनस x, माइनस 1 में प्लस 3 से गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि बराबर के दोनों ओर देखिए एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया। आप जानते हैं कि बराबर के दोनों ओर समान चिन्ह वाली संख्याएं, बराबर संख्याएं कट जाएंगी तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण, घात 2 का चर या एक्स स्क्वायर आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए घात 1 वाले बचे हैं तो ये द्विघात ना हो करके क्या है, ये रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा बच्चों आपको ना। चलिए इसका तीसरा अगला देखिए। तो आपको चौथा प्रश्न दिया है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। तो हमने बताया कि इसको आप पहले थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, सरलतम रूप में लिख लिया करें ताकि आपको पता चल सके कि घात x की घात कितनी है, 1 है कि 2 है कि 3 है। और यहाँ पे देखिए जब गुणा करेंगे x में 2x से तो 2x स्क्वायर, x में 1 से x, माइनस 3 2 कितना होगा, 3 दूनी 6x, माइनस 3 से 1 में माइनस 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x में 5 से 5x। तो देखिए जब मान लीजिए कैलकुलेट भी करेंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। और से हमसे मतलब नहीं, हमको आपको यही देखना है कि x की घात 2 से न अधिक हो न 2 से कम, एक्स स्क्वायर आपका समीकरण में होना चाहिए, क्योंकि घात 2 वाले ही समीकरण आपके द्विघात समीकरण कहलाते हैं। घात 3 हो जाती है तो त्रिघात हो जाएगा, घात 1 होती है तो रैखिक समीकरण हो जाता है। प्रश्न में आपको यही बताना है कि जांच करके बताइए कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। इनको समझते जाइए, अंत तक देखेंगे, अंत तक पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर समझ में आ जाएगा। या इसका आपसे 5वां प्रश्न पूछा है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप थोड़ा सरल कीजिए। 2x से x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, 2x में माइनस 3 से गुणा, देखिए आप चिन्हों का भी ध्यान दिया करिए, प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस। 2x में 3 से अंकों का गुणा करिए, 2 3 आए 6x। ठीक है, माइनस 1 में x से गुणा करोगे x हुआ। देखिए यहाँ माइनस 1 से माइनस 3 में गुणा करना है तो चिन्हों का गुणा करिए, अंकों का अंकों में करिए, चर से चर में करिए। तो माइनस में माइनस का गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हुआ। यहाँ देखिए x में x का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। तो यहाँ भी देखिए अभी 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ से घट जाएगा तो आपको बचेगा एक्स स्क्वायर, और से आपको कोई मतलब ही नहीं है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो क्या होगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए एक आध दो प्रश्न जो इसके बाकी हैं आप करिएगा और इसके बाद हम आपको प्रश्न संख्या 2 बताते हैं। जैसे देखिए प्रश्न है आपका, तो प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अभी तो यहाँ ज्ञात नहीं करना है, केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, केवल बनाना है द्विघात समीकरण। पहले आप द्विघात समीकरण को बनाना सीखिए
तब आप अगली एक्सरसाइज में द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें जान लीजिए कि क्या प्रश्न कैसा कथन दिया रहता है कि यहाँ पर दो विमीय प्रश्न दिए रहेंगे। दो विमीय का मतलब जैसे आयत दिया है तो उसमें लंबाई चौड़ाई होती है। आयु संबंधी में माता पिता या पिता पुत्र की आयु, तो वहां पर आपको आयु का गुणनफल देगा, तब आपका जो चर है गुणा के रूप में एक्स स्क्वायर होगा। कथन ऐसा रहेगा कि दोनों अज्ञात राशियां या एक ही अज्ञात राशि को जब आपस में जब गुणा करेंगे जो जो दिया रहेगा तो द्विघात बने। यहीं पे जैसे आपको दिया आयत, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो जो भी आप चर मानेंगे तो जब उसमें गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माना किसको जाता है, जो कम होता है। तो आप जान रहे हैं कि देखिए प्रश्न फिर से देख लीजिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, छेद की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं कि लंबाई जो है चौड़ाई से ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा होगा वही लंबाई होगी। तो हमने बताया कि जो कम होगा वही मानेंगे। तो जब मानेंगे आपकी, मान लीजिए चौड़ाई आपकी x मीटर है, ठीक है, तो लंबाई के लिए आपको प्रश्न में दिया गया है इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने माने दो गुना, दुगने से एक अधिक माने +1 हो गया मीटर। ठीक, फिर पहली लाइन में दिया था कि इसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अतः लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो क्षेत्रफल दिया है आपको 528 वर्ग मीटर। आप थोड़ा सा इसको सरल कर दीजिए, 2x में x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 में x से गुणा करोगे x बराबर 528। यहाँ पक्षांतर कर लीजिए 528 को, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये आपके प्रश्न का द्विघात समीकरण रूप हो गया। यही आपको बनाना था। धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए, अंत तक में आपको ये सभी प्रश्न आराम से आने लगेंगे। तो चलिए इसका हम दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। जैसे देखिए ये आपको दूसरा प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ तो आपको केवल समीकरण बनाना है। तो देखिए इसमें जो शब्द आया क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है बेटा, क्रम प्लस आगत, मतलब क्रम से आने वाले। और क्रम से आने वाले का मतलब क्या है कि जैसे एक पूर्णांक 5 है तो क्या हो जाएगा अगला 6, एक पूर्णांक 10 है तो अगला क्या हो जाएगा 11, एक पूर्णांक 25 है तो अगला क्या हो जाएगा 26। यहाँ पे देखिए अगला पूर्णांक कैसे आता है, 25 के बाद 26 कैसे आया है +1 होकर के, 5 के बाद 6 कैसे आता है +1 होकर के, 10 के बाद 11 कैसे आता है +1 होकर के। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक पूर्णांक x लेंगे तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा x+1। तो माना एक पूर्णांक आपका x हो गया और अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा x+1। ठीक है, और प्रश्न में दिया है कि इनका गुणनफल 306 है, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे बेटा 306। ठीक, यहाँ तो आपको केवल समीकरण बनाना है, इसलिए हम इसको थोड़ा शार्ट में बता दिए। अब गुणा कर दीजिए x स्क्वायर प्लस x में एक का गुणा करोगे x बराबर 306, 306 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। केवल द्विघात समीकरण यहाँ बनाना है, ना कि इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए अगर मान लीजिए इसको आपको हल भी करना होता, कहीं बहुविकल्पी आ जाता है कहीं पर भी, तो इसको कैसे हल करते। देखिए आपको क्या दिया है कि इनका गुणनफल 306 है। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा, इसका गुणनफल 306 है। तो देखिए जो इकाई में 6 है, इकाई में 6 कैसे होता है, मतलब गुणनफल 6 कब होता है, आपको पता है कि 2 गुणे 3 करोगे तो 2 तिहाई 6 होगा, या 6 छंग 36 होगा, या 9 चौक 36 होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, क्रमागत क्रम से आने वाले,
मतलब 1 के बाद। तो देखिए ये तो सब कैंसिल हो गया, 6 6 नहीं संख्या, ऐसी कोई संख्याएं नहीं होंगी जिसके दोनों अंक 6 इकाई के 6 होंगे, या ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती है कि इकाई का अंक 9 हो और दूसरे का 4 हो, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया है, क्रमागत क्रम से ए हो सकता है। तो इसका मतलब कि दोनों संख्याएं जो होंगी, एक संख्या की इकाई का अंक 2 होगा और दूसरी संख्या की इकाई का अंक 3 होगा। अब देखिए संख्याएं क्या हो सकती हैं। अब आप ये जान लीजिए कि 20 से बड़ी है कि छोटी। तो आपको पता है कि 20 गुणे 20 बराबर क्या होता है, 400। ये ज्यादा हो गया 306। इसका मतलब ये संख्याएं आपकी 20 से छोटी। तो 20 से छोटी का मतलब क्या है, तो मान लीजिए आपने 12 और 13 लिया, ठीक है, गुणा चेक कर लिए, 13 दूनी 26, 13 कम 13 दो 15, अभी 156 ही आया, ठीक। तो यहाँ पे और देखिए 7 8 56 भी होता है, ठीक है ना, 7 8 56 भी होता है। तो 17 18 चेक कर दीजिए, तो 17 18 ही आपका क्या है, आंसर। तो आप इस तरीकों को भी जाने रहिए कि जहाँ पे हमको बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो हम कैसे इसको जल्दी हल करें। तो अभ्यास करते जाएंगे तो आपको ये सब ओरल बनने लगेंगे। केवल आप हमारे साथ केवल लगातार बने रहिए, देखते रहिए बस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न। ये आपको हमने शुरू में बता दिया था, प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 बता दें कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको ये द्विघात, जहां पे गुणनफल, मान लीजिए कि आपको एग्जाम में प्रश्न आता है तो वहां तो आपको बताया नहीं जाएगा कि ये 2 चर के रैखिक समीकरण से हल होगा या द्विघात समीकरण का प्रश्न है। जब आपको ये गुणनफल दिया है तब जानेंगे कि आप ये द्विघात का प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि रोहन और उनकी माँ 2 लोग अलग अलग हो गए हैं तो आप एक को x मान लीजिए, एक को y, ठीक है ना। तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि जो कम रहेगा उसको पहले हम मानेंगे x। तो रोहन और माँ तो जान ही रहे बेटा छोटा होता है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मैं यहाँ पे तो आप किसी भी मानिए। तो मान लीजिए जैसे रोहन क्या हो गया x वर्ष, तो माँ उनकी क्या हो जाएगी, देखिए 26 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब x प्लस 26 होगी। भाई 26 ज्यादा, आप अभी 5 वर्ष के हो, आपकी माँ आपसे 22 वर्ष बड़ी है, तो 5 + 22 करोगे तो कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। तो आप जनरल संख्याओं का एग्जाम्पल लेकर के उससे समझ करके तब उनका प्रयोग इनमें चर में किया करें, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो रोहन हो गए x वर्ष, माँ x + 26 वर्ष, ठीक। फिर अगली कंडीशन में दिया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात। अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है कि अब से 3 साल बाद। आप अभी 10 वर्ष के हो, 3 साल बाद क्या हो जाओगे, 13 वर्ष के। इसका मतलब जितने अभी आप 15 साल के हो, 4 साल बाद तो 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 19 साल। तो अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात अभी रोहन x वर्ष का है, तो रोहन क्या हो जाएगा, x + 3 वर्ष का। माँ इनकी x + 26 अभी है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, +3 और कर दीजिए। तो मतलब क्या हो गया, 26 और 3 29 वर्ष, ठीक है। फिर कंडीशन क्या दी गई कि उनकी आयु का गुणनफल 360 है। इनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल मतलब x + 3 × x + 29 = 360। इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप चलिए इसको देखिए, आपको अगर एक कहीं ऑप्शनल प्रश्न आ जाता ऑब्जेक्टिव में कि यही प्रश्न दिया है, आपको बताइए कि रोहन की वर्तमान आयु बताइए। तमाम हाई स्कूल के बाद आप कंपटीशन परीक्षाएं देंगे, पॉलिटेक्निक हो गया या और इंजीनियरिंग परीक्षाएं जहाँ पे सब पूछे जाते हैं, तो वहाँ तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही दिए रहते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। तो गुणनफल से ही देखिए कि 360 है इनका गुणनफल, ठीक है बेटा। तो इकाई का अंक देखा करिए कि 0 है यहाँ पर। तो 0 का मतलब क्या है, 0 कब कब आता है,
जीरो आता है कि जब 5 में आप किसी सम संख्या का गुणा कर देंगे तब जीरो होगा। ये कि 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छंग 30, 5 अठे 40। और या इन किसी भी अंक में आप जीरो का गुणा कर देंगे तब ये जीरो हो जाएगा। ये तो इनके लिए वही देखिए 360 का मतलब आप पूर्णांक देखिए 20 विषम में कितना होता है 400। हमको ये देखना रहता है कि जो एक दहाई वाली संख्या है या पूरी संख्या है, इससे तो हम आप इकाई का अंक निकालेंगे और इससे क्या करेंगे कि वो संख्या 20 से कम है कि 30 से कम है संख्याएं, कि 40 से कम है कि 50 से कम है। ठीक है, तो ये देखें, तो जो बता रहे थे आपको कि यहाँ पर कि इनका 5 में जीरो का गुणा करने पे जीरो होता है, या किसी भी एक अंक में आप अब तो यहाँ पे किसी भी अंक में जीरो का गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो आपको देखना है कि इनका गुणनफल 360 है। 26 वर्ष अगर वो अभी प्रेजेंट टाइम में पड़ी है, 26 वर्ष का अंतर दोनों में अभी भी है, तो चाहे जितने वर्ष बाद हमेशा दोनों में माँ और बेटे में 26 वर्ष का अंतर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि इसका ऐसा गुणनखंड कर दीजिए कि जिसका अंतर आपको 26 मिल जाए और गुणा करने पर 360 मिल जाए। तो जब अंतर देखिए क्या करेंगे, 36 दहम्मा 360 होता है। ठीक, और 36 में से 10 घटा दोगे क्या मिलेगा 26। तो ये है जो 3 वर्ष बाद है, ये माँ की है और ये क्या है रोहन है। तो वर्तमान में 3 वर्ष कम कर दोगे 33, 3 वर्ष कम कर दोगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना। चलिए देखिए अगला प्रश्न। ये जैसे ये प्रश्न है आपका चौथा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की समान चाल बताना है हमें। तो यहाँ पे तो इस प्रश्नावली में केवल इसको द्विघात समीकरणों में व्यक्त करना है केवल। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल, थोड़ा सा मिटा देते हैं एक लाइन इसको, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल का मतलब क्या होता है कि इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, चाहे 1 सेकंड में चली गई हो, चाहे 1 मिनट में या 1 घंटे में। तो जनरली ट्रेनों की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में दी होती है। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय क्या लगता है, समय पर जानते हैं आप 1 घंटे में x किलोमीटर चलता है। ठीक है, 1 घंटे में कितना x किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर जाना है, तो 480 बटे x, या सूत्र जानते हैं आप, समय बराबर दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो कितना लगेगा 480 बटे x घंटे। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन में दिया है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। ठीक है, तब समय क्या लगेगा, लिखेंगे तब समय वही दूरी तो वही है, चाल इस बार क्या हो गया x माइनस आवर। ठीक है, तो वैसे भी जान रहे हैं आप कि जब चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो ये बताने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा समय है और ये कम समय। तो प्रश्न में दिया है कि जब चाल कम कर दोगे तो 3 घंटे आपको अधिक समय लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला समय है, चाल कम करने के बाद जो समय लग रहा है, ये वाला समय पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक। ठीक,
तो इसका मतलब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3। भाई जैसे 8 और ये क्या है 5 है, ये जो है 8 5 से 3 ज्यादा है, तो जब ज्यादा वाले को कम में से घटाएंगे तो वही जो अंतर रहेगा वही मिलेगा। तो ये 3 घंटा अधिक है, तो इस समय में से उस समय को घटा दीजिए पहले वाला, तो आपको क्या मिलेगा 3। इसी के बाद आपको हल करना है, 480 कॉमन ले लेंगे और 1/x - 8 - 1/x इक्वल 3। 3 एकम 3 बराबर के दोनों ओर संख्याएं गुणनफल के गुणा के रूप में है तो कट जाती हैं। 3 एकम 3, 3 जगह 18 160 हो गया। और इसके बाद तो एक आसान सी कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है 4.1। अगली क्लास में हम 4.2 पढ़ेंगे। हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि ग्राफ पेपर की व्यवस्था कर लीजिएगा ताकि आपको हम अध्याय 3 पढ़ा दें, ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना। तब तक के लिए हम चलते हैं, नमस्कार।